ड्रीमर्स IAS-PCS 3 नवंबर से यूपीएससी 2026 को टारगेट करते हुए एक बैच लॉन्च कर रहा है, जिसके लिए 100% स्कॉलरशिप की भी बात कही गई है और 11 अक्टूबर और 1 नवंबर को वो स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे ड्रीमर्स एजुकेशन हब देहरादून में होगा। प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि 100% का स्कॉलरशिप है, लिमिटेड सीट्स हैं, और मैं आपको फिर से मेंशन करना चाहता हूं कि हमारी टीम में इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज हैं यूपीएससी की। A very good morning to one and all. My name is Himanshu Singh and I welcome all of you on my channel Dreamers IAS PCS. We are here with a new presentation and a new sensational news which is based on Cold Desert National Park in Himachal Pradesh and which is now designated as the 13th UNESCO Biosphere Reserve. जी हाँ, 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व को बना दिया गया है और वो हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया है 13th बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा। वैसे तो अगर हम बात करें तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि भारत सरकार ने एक्रीडिएट कर रखा है, लेकिन उसमें से अभी तक 12 को ही सिर्फ और सिर्फ यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क को, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को ने भी मान्यता दे दी और यह 13th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को इन इंडिया हो गया है। उसके साथ साथ मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं कि 13th बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में बना, उसके साथ साथ यूनेस्को ने वर्ल्ड में 25 कंट्रीज में भी बायोस्फीयर रिजर्व को एक्रीडिएशन दिया, यानी कि 25 और बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने बनाए वर्ल्ड में। उसमें से एक भारत में था जो कि 13th बायोस्फीयर रिजर्व था। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो मैं बता दूं कि ये आपका हिमालयन रीजन में पड़ता है। जी हाँ, हम बात करें अगर इस बायोस्फीयर रिजर्व में तो ये हिमाचल में पड़ता है और हिमाचल में अगर और ज़्यादा हम प्रिसाइज होकर बात करते हैं तो ये लाहौल और स्पीति का जो एरिया है, वहाँ की जो वैली है, लाहौल स्पीति में जो नेशनल पार्क था उसका पूरा का पूरा एरिया लेकर ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। अगर हम बात करें इसकी हाइट की तो ये ज़मीन से लगभग 6000 फीट से भी ऊपर है और वहीं हम बात करें अगर तो ये इंडिया का 16 बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि 2009 में बनाया गया था। और अगर हम इसके डिटेल में बात करते हैं तो ये बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन कर कर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, जिसमें कि पिन वैली नेशनल पार्क, केबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे और भी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थीं जिन्हें कंबाइन कर कर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कई सारी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि स्नो लेपर्ड, जी हाँ, स्नो लेपर्ड, हिमालयन स्नो लेपर्ड मेन है जो कि यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा हम लोग हिमालयन ग्रिफॉन जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशी है और हिमालयन ब्राउन बियर भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व तो बात आती है सर ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो हम अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोस्फीयर रिजर्व का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो 1986 में किया था ऑन द लाइन ऑफ यूनेस्को। जी हाँ, वहीं अगर हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व में जो कंजर्वेशन किया जाता है वो इन सीटू कंजर्वेशन मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व से मेनली 3 फायदे होते हैं। कौन कौन से 3 फायदे होते हैं साहब? सबसे पहला होता है कि यहां पर हम कंजर्वेशन का काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स का भी काम कर सकते हैं। सर सवाल आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे होगा दोस्तों कि वहां पर अगर हम कल्चर टूरिज्म अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, इनकरेज करते हैं, बाहर से टूरिस्ट आते हैं वहां पे उसे देखने और कुछ वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं, तो इससे यहाँ पे एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और अगर हम लॉजिस्टिक सपोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी इसे हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है सर, ये बातें तो समझ में आ रही, लेकिन सर आप मुझे बताइए कि बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मेनली हम बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। जो सबसे भीतर का पार्ट होता है, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, उसे कहते हैं कोर एरिया। उसके बाद आता है आपका बफर जोन, और लास्ट वाला एरिया जो आता है वो आता है ट्रांजिशन एरिया। वहीं अगर हम सबसे अंदर वाले रीजन यानी कि अगर हम कोर एरिया की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, इनफैक्ट 100% ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि इसमें कोई बाहरी इंसान नहीं आ सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी इसमें बहुत रेयर ही जाया करते हैं, और बहुत रेयर चीज़ों के लिए, बहुत कम चीज़ों के लिए ह्यूमंस को परमिशन इस एरिया में घुसने की दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा और फाउना है, उसको पूरी तरह से ब्लूम करने के लिए, ग्रो करने के लिए फ्रीडम दी जाती है। वहीं अगर हम बफर जोन की बात करते हैं, तो ये एरिया बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। और मेनली अगर हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स में भी, तो जो ह्यूमंस जाते हैं जानवरों को देखने के लिए, जिप्सी विप्सी में, हाथी वाथी में, वो भी जो है इसी जोन तक सीमित रहते हैं। कोर एरिया में जाने की परमिशन किसी को नहीं होती है। वहीं अगर हम सबसे लास्ट जोन की, बाउंड्री जोन की या फिर ट्रांजिशन जोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज को करने का मौका दिया जाता है, जैसे कि जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जा सकते हैं, पानी भरने जा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह तोड़ने जा सकते हैं, हनी वगैरह लेने जा सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स लिए जाते हैं। हम अगर इसके आगे की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनेस्को का ये प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया था। जी हाँ, उसके साथ साथ मैं अगर आपको एक चीज मेंशन कर देना चाहता हूं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है, दोनों ही फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो हिली एरियाज हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो रेशियो होता है सेंटर और स्टेट के फाइनेंस का, वो आपका 90:10 का रहता है। और वहीं अगर हम नॉर्मल स्टेट्स की बात करते हैं, तो वो रेशियो जो होता है वो 60:40 का रहता है। यहाँ के जितने भी रेगुलेशंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसे मॉनिटर और सुपरविजन का काम करती है। ठीक है साहब। और अभी तक इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 13 को यूनेस्को ने एक्रीडिएट किया है या एक्सेप्ट किया है। ड्रीमर्स ISPCS 3 नवंबर से UPSC 2026 को टारगेट करते हुए एक बैच लॉन्च कर रहा है, जिसके लिए 100% स्कॉलरशिप की भी बात कही गई है। और 11 अक्टूबर और 1 नवंबर को वो स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे ड्रीमर्स एजुकेशन हब देहरादून में होगा। प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि 100% का स्कॉलरशिप है, लिमिटेड सीट्स हैं। और मैं आपको फिर से मेंशन करना चाहता हूं कि हमारी टीम में इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ हैं UPSC की।